जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, अध्यापक अध्यापिकाओं का, मेरे रणबांकुरों का, मेरे लाल और मेरी लालियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनस परिवार में। तो जुड़ जाए सेशन के साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग काफी वेट कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। विनर सब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। यदि इस पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये आज का हमारा शेड्यूल है, जिसमें 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, 2 बजे रीजनिंग की, 3 बजे मैथ्स की और 4 बजे हिंदी की क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? क्या आंसर होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, लक्ष्मण सिंह, नीलम जी, रेणुका, उर्मी जी, हर्षित शर्मा, इंदिरा जी, रचना जी, सीमा जी, तिवारी जी, साधना जी, रागिनी जी, सुरभि जी, हरिओम सर, अरविंद सर, नूतन जी, ज्योति जी, नीतू जी, नैन्सी जी, उर्मी जी, प्रज्ञा जी, सपना जी, सुनीता जी, राधिका जी, अक्षय जी, माया जी, नैन्सी जी, भैरव सिंह जी, योगिता जी, नीता जी, प्रकाश जी, इंदिरा कलाम जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपमान शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि अप का मतलब होता है बुरा। अप एक उपसर्ग होता है, संस्कृत का उपसर्ग है, और अप का मतलब क्या होता है? बुरा। अप का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। अप का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। तो जैसे मान है तो उसका क्या बन गया? अपमान, यानी बुरा मान, ऐसा मतलब होता है। एक शब्द होता है राध, और राध का अर्थ होता है कार्य। राध का मतलब होता है कार्य। अब ऐसा कार्य जो बुरा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा कार्य जो बुरा हो उसे क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। एक शब्द होता है कार। कार का मतलब होता है करना। ये 4 व्हीलर वाला कार नहीं, संस्कृत का कार होता है। और एक यहां पर हमने क्या लिखा? अपकार। अपकार यानी बुरा कार्य करना, किसी के साथ बुरा करना, तो उसका क्या कर देते हैं? हम अपकार कर देते हैं। तो इसी से बनेगा अपराध। इसी में यश के आगे अप लगा दो तो अपयश यानी बुरा यश, बुरा यश हो जाता है। इसी तरह वाद के आगे अप लगा दो तो क्या बन जाता है? अपवाद बन जाता है। वाद के आगे अप लगा दो तो मतलब अपवाद बन जाता है, भाई बुरा वाद बन जाता है। तो अपमान में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? अप। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और यहां पर जो चारों दिए गए हैं, यहां पर जो चारों दिए गए हैं, ये चारों ही जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये चारों ही किसके उपसर्ग हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनकी संख्या 22 होती है। और हर उपसर्ग में या तो छोटी ई आता है या छोटा ऊ, कभी भी बड़ी या बड़ा ऊ नहीं आएगा। बड़ी या बड़ा ऊ नहीं आएगा। इनको आप याद कर लेना कि आ, अव, उप, अप, आव, उप, अप, अति, अभि, अधि, प्रति, परि, अति, अभि, अधि, प्रति, परि, अनु, सम, सु, नि, वि, अनु, सम, सु, नि, वि, नेरा, ने, सा, दूर, दुस, नीरा, नि, स, दूर, दुस, प्र, परा, उत, उद, प्र, परा, उत, उद। तो ये 22 उपसर्ग मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आ, अव, उप, अप, अति, अभि, अधि, प्रति, परि, अनु, सम, सु, नि, वि, नेरा, ने, सा, दूर, दुस, प्र, परा, उत, उद। ये 22 हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और हमेशा कौन सी मात्रा आएगी? छोटी या छोटा ऊ की मात्रा आती है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है। अब मान लो ये रमा है, ये रमा है। यहां पर क्या है? विद्यालय। यहां पर क्या है? विद्यालय। अब रमा जो है विद्यालय से कहां जाएगी? घर जाएगी। तो रमा, ये रमा है और विद्यालय से अपने घर जा रही है, तो विद्यालय को साथ में लेके नहीं जा रही है, अलग हो रही है ना। विद्यालय से अपने कहां चली गई? घर चली गई। तो ये तो अलग होगी ना। और जब अलग हो रही है तो अपादान वाला से आएगा। अपादान वाला से आएगा, क्योंकि रमा विद्यालय से कहां चली गई है? घर चली गई है, तो अपादान वाला से आएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सरल साधारण वाक्य है। निम्न में सरल और साधारण वाक्य कौन सा है? सुमन सिंह, सरिता जी, पटेरिया जी, भैरव सिंह जी,
नमस्कार जी, पूर्वी जी, संगीता जी, लक्ष्मण जी, वंदना जी, रमा जी, अनिल जी, सलक्षणा जी, नैला खान जी, किरण जी, घनश्याम जी, सीमा जी, हर्षित जी, नूतन जोशी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्वान विदुषी जुड़े हैं अभी तक उन्होंने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, मैं चाहता हूं एक बार लाइक बटन प्रेस करें और यदि किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड करें। निम्न सरल साधारण वाक्य है, तो निम्न में सरल साधारण वाक्य कौन सा है? जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था, मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा, जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो देखो जहां जहां और वहां, यदि जहां और वहां है तो ये मिश्र वाक्य की पहचान कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि ये दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था, दो उपवाक्यों से मिलकर बना हुआ है। एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता है, आश्रित है, तो ये मिश्र वाक्य है। मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा, यहां पर भी आप देख रहे हैं दो उपवाक्य हो जाते हैं, यहां पर भी दो उपवाक्य, मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई यहां आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा, जो के साथ उसको, ये वापस से मिश्र वाक्य हो गया। और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमें सरल वाक्य पूछा था, तो जो करेक्ट आंसर है वो डी आंसर होगा कि दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। श्रीमान जी को नमस्कार। नमस्कार नहीं चित्राम जाटव जी, आपको लिखना था कि सर नमस्ते, और मैं भी आपको नमस्ते ही कहूंगा। ठीक है, अब नमस्ते नमस्कार, सर नमस्कार क्यों नहीं कहा, आपने नमस्ते क्यों कहा? तो अब दोनों के अंतर को अपन फिर कभी समझेंगे। आप मुझसे अकेले से बात कर रहे हो तो आप मुझे नमस्ते कहोगे। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? देखो, पीताम्बर में दो समास होंगे, विग्रह पर डिपेंड करेगा। हालांकि पीताम्बर में जो प्राथमिकता रहेगी वो बहुब्रीहि समास की रहेगी, है ना। कौन से समास की रहेगी? बहुब्रीहि समास की प्राथमिकता रहेगी। और पीताम्बर किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। पीताम्बर पहने किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। तो पीताम्बर मतलब पीला है जिसका अंबर, तो भगवान पीत है जो अंबर, पीला है जिसका अंबर, यदि जिसका विग्रह में जिसका है तो विष्णु जी ही रहेंगे। लेकिन पीले हैं जिसके वस्त्र, पीले हैं, पीला है जो अंबर, क्या लिखा है? पीले हैं जिसके वस्त्र, विष्णु जी हो गया। और पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, बीच में है जो जुड़ जाए तो ये कर्मधारय समास हो जाता है। बीच में है जो जुड़ जाए तो ये कर्मधारय समास हो जाता है। और ऑप्शन में दोनों हो तो बहुब्रीहि लगाएंगे, लेकिन है जो यदि है तो फिक्स है कि कर्मधारय ही है, और जिसका है तो फिक्स है कि बहुब्रीहि समास ही होगा। नवग्रह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 ग्रहों का क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यदि नवग्रह ऐसा लिखा हुआ आ जाए, यदि नवग्रह ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इस गृह का मतलब होता है घर, तो ये 9 घरों का समूह नहीं है, इसका मतलब होता है नया है जो घर, और नया है जो घर में कर्मधारय समास होता है। ये नवग्रह 9 ग्रहों का समूह होता है, इसलिए द्विगु समास है। लेकिन ये नवग्रह नया घर को दर्शाता है तो इसमें कर्मधारय समास होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास होता है शक्ति के अनुसार। और माता पिता में द्वंद्व समास होता है। माता पिता शब्द में कौन सा समास होता है? बोलो, द्वंद्व समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिए। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? सुनीता, संगीता, उर्मी, रवि, दंतमुक्ता, माया जी, रानी जी, इंदिरा कलाम, सीमा तिवारी, रुक्मणी जी, राधे बागरी, संगीता, यामी कत्यूर जी, सुजाता जी, नैना ठाकुर जी, कांति जी, शालिनी मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से बताइए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी देखो, न विदेशज शब्द है, न तद्भव है, न तत्सम है। खिचड़ी कैसा शब्द है? हमारा देशज शब्द है। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है? बोलो, देशज शब्द है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शायद आज धूप निकले वाक्य है। शायद आज धूप निकले वाक्य है। शायद आज धूप निकले वाक्य है। तो यहां पर यदि हम देखें, संकेतार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। तो देखो, न विधानवाचक वाक्य है, न इच्छावाचक वाक्य है, न कोई सिग्नल दे रहा है। इसमें संभावना व्यक्त की गई है और यह संभावनार्थक वाक्य हो जाएगा। इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि शायद आज धूप निकले, तो यह संभावनार्थक वाक्य हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होता है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऐसा शब्द बताना है जो संस्कृत का हो। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत
संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना किसी ध्वनि परिवर्तन अथवा विकार के, जिनमें हमने कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं किया है, जिनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, वैसे के वैसे संस्कृत के जैसे हिंदी में लाकर रख लिया है। हमने कहा कि अग्नि, हवन के लिए अग्नि लाओ, तो ये जो हवन शब्द हो गया, अग्नि शब्द हो गया, यज्ञ शब्द हो गया, दुग्ध शब्द हो गया, है ना, पत्र शब्द हो गया, ताम्र शब्द हो गया, आम्र की लकड़ी, तो ये आम्र शब्द हो गया, है ना। तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये सारे शब्द आपके कैसे कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये सारे शब्द तत्सम है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो खिड़की शब्द कैसा है आपका? देशज शब्द है। खिड़की शब्द कैसा है? देशज शब्द है। शहीद कैसा शब्द है? अरबी फारसी शब्द है या उर्दू भाषा का शब्द है। शहीद कैसा शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। दूध कैसा है? तद्भव है, क्योंकि दूध का तत्सम क्या होता था? दुग्ध। दुग्ध जो है तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होता है? दूध। और आम्र यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है। इसी आम्र में से र को हम खा गए और हमारे लोग क्या कहने लग गए? आम कहने लग गए। ताम्र को हम तांबा कहने लग गए, आम्र को आम कहने लग गए। बिल पत्र को बिल का पत्ता कहने लग गए, आम्र पत्र को आम का पत्ता कहने लग गए, क्योंकि पत्र से पत्ता होता है। दुग्ध में हमारे गांव के लोगों ने तद्भव बनाया है, तो दुग्ध में ग को खा गए और कहते हैं दूध ले लो दूध। आम्र में नीचे र था, तो उस र को खा गए और कहते हैं आम ले लो आम। इसी तरह से कुंभकार हुआ करता था। कुंभ यानी घड़ा, जो घड़ा बनाने का काम था, तो कुंभकार को हमने कुम्हार कहा, स्वर्णकार को सुनार कहा, लोहकार को हमने लोहा बना लिया है, लुहार बना लिया है। इस तरह से हमने शब्दों में बहुत सारी सुविधा की है। इस तरह से हमने शब्दों में अग्नि में से न को हटा दिया और आग कर लिया, ताकि शब्दों में क्या हो जाए? सुविधा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या समर्थन करती है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता जो है समर्थन करती है। तो क्या समर्थन करती है? क्या समर्थन करती है कि सभी बच्चे हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम तथा अपनी घर की भाषा में आरंभ करते हैं, सभी बच्चे अपने राज्य की भाषा में विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं, या सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। तो मातृभाषा का क्या अर्थ पड़ेगा? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम तथा अपने घर की भाषा में आरंभ करते हैं, सभी बच्चे अपने राज्य की भाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? डी आंसर होगा, क्योंकि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा को अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। और कहा भी गया है कि जो शिक्षा का आरंभ जो भाषा रहे, जो मतलब शिक्षा की आरंभिक भाषा रहे, वो मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा की आरंभिक भाषा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। तो जो है बच्चा अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधानवाचक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य कौन सा है? सगुन मेरी सहेली है, आप कहां जा रहे हैं? अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया? अरे यह क्या हो गया? तो शगुन मेरी सहेली है, सगुन मेरी सहेली है भाई साहब, सगुन मेरी सहेली है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। आप कहां जा रहे हैं? ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आप कहां जा रहे हैं? ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अनुष्का अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। और अरे यह क्या हो गया, इसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे यह क्या हो गया, इसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे हमने लिखा कि अरे यह क्या हो गया, जो कि किताबों के अंतर्गत भी यही है, हम पढ़ने में भी यही पढ़ लेते हैं, पर आप नोट करना इस चीज को, है ना। जनरली यही चल रहा है मार्केट में, जिसके कारण हो सकता है हमने भी ऐसा लिख दिया हो, परंतु जैसे ये वाक्य ऐसा लिखा गया है, अब यहाँ विस्मयावधि बोधक चिन्ह है और इसे पूर्ण विराम लगा देते हैं। ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं और ऐसा ही पढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये सेंटेंस भी गलत है। शुद्ध हिंदी के हिसाब से यदि हम देखें तो जो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं उनमें पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। तो अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया, आप देख रहे हैं बाद में भी क्या लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और यही वाक्य शुद्ध होता है। हालांकि जनरल ऊपर वाला ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऊपर वाला हो, उसी को सही मान लिया जाए, पर इसका जो वास्तविक रूप यदि हम देखें तो ये वाला होगा जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह से ही वो वाक्य पूरा होगा। ठीक है, हमें मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना रहता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ पूर्ण विराम नहीं आता है। लेकिन आप देखते हैं कि हर जगह हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, है ना, कि बाद में पूर्ण विराम से वो पूरा होता है।
आगे देखते हैं। ध्वनि संरचना की दृष्टि से भाषा के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से है। ध्वनि संरचना की दृष्टि से यदि हम देखें तो भाषा के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ध्वनि संरचना की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो भाषा के प्रमुख तत्व निम्न में से मिलेंगे: स्वर एवं व्यंजन, संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। या ध्वनि संरचना की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे स्वर एवं वर्ण। स्वर एवं वर्ण से ही हमारी ध्वनि की क्या होती है? संरचना होती है ना। स्वर एवं वर्ण जो है ध्वनि संरचना की दृष्टि से हमें देखने को मिलेंगे। स्वर एवं वर्ण ध्वनि संरचना की दृष्टि से भाषा के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। भाषा के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। बहुत सारे बच्चे डी इसलिए लगा रहे कि स्वर एवं व्यंजन से वर्णमाला हो जाती है भाषा के। स्वर एवं वर्ण होगा। स्वर एवं क्या होगा? वर्ण होगा। मुझे बताइए, जब वो स्वर और वर्ण की बात कर रहा है तो वर्ण में ऑलरेडी व्यंजनों को शामिल कर लिया गया है। अकेले व्यंजन को तो हम वैसे भी नहीं बोल पाते हैं। जो व्यंजन का लिखने का तरीका होता है वो होता है ये। हम ऐसा लिखकर बता देते हैं तो आपको लगता है कि सर व्यंजन भी आना चाहिए। ये तो ये है व्यंजन, इसे कहते हैं व्यंजन। अब इसमें तो क्या हो गया है? इसमें तो क्या, जैसे हमने ऐसा लिख दिया है तो इसमें तो स्वर शामिल हो गया है ना। इसमें तो क्या हो गया? स्वर शामिल हो गया है। ये व्यंजन है और ये क्या है? हमारा वर्ण है। ये वर्ण है और ये क्या है? हमारा व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है? यहां पर विलोम में भी एक डाउट आता है कि जैसे लड़का का विलोम लड़की है तो लड़की का विलोम भी लड़का होए मतलब तो उल्टा। रात का दिन है तो भाई दिन का भी रात है। लेकिन धरती का क्या होता है भाई साहब? आकाश होता है। लेकिन आकाश का धरती नहीं होता। यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। धरती का तो आकाश होता है लेकिन आकाश का क्या होगा? पाताल होगा। और आकाश पाताल के बीच में जो योजक चिन्ह लगा हुआ है उसे ये योजक चिन्ह कहते हैं। इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कि जो ऐसा लगा रहता है, इसे कहते हैं इकहरी उद्धरण चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? इकहरी उद्धरण चिन्ह। और इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी का नाम हो, किसी की उपाधि हो या कोई ग्रंथ को इंडिकेट करना हो तो हम इकहरी उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। और किसी कथन को यदि एज इट इज कहा गया है, जैसे पापा ने कहा था कि तुम कल घर मत आना, महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो, तो करो या मरो इसमें लिखा जाएगा। भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद हमें इसमें लिखना है। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो हमें इसके अंतर्गत लिखना है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो वो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह अभी हम पढ़े हैं, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम की यदि हम बात करें तो ये हमारा अल्प विराम होता है, जिसे अंग्रेजी में हम कोमा कहते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब? कोमा कहते हैं। क्लियर है इतना? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का आंसर देंगे। और जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, यदि आप देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करना बनता है। और यदि किसी स्टडी ग्रुप में है तो एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे। इतना काम जल्दी से कर लो। नीतू, बुलबुल, श्रुति, संगीता, इंद्रा, रीना, सुलक्षणा, अंकिता मैम, सभी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? री का उच्चारण मूर्धा है। मूर्धन्य वर्ण की बात कर लेते हैं तो वहां से री का मतलब समझ में आ जाएगा कि गलत है कि सही। मूर्धन्य वर्ण कितने होते हैं हमारे पास? 8। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण, री, रस्सी और षटकोण। री, रस्सी और षटकोण। तो जो री है वो मूर्धा है, ये बात सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें वो बताना जो गलत है। य और व अर्धस्वर भी कहते हैं, जी बिल्कुल, ये बात भी सही है। य और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ये यर लव चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यर लव चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से चारों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि य और व का जो अलग से नाम है वो क्या है? अर्धस्वर। ये आधे स्वर होते हैं हिंदी में, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। र को अलग से प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा गया है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण के नाम से जाना जाता है, लुंठित वर्ण के नाम से। और ल को अलग से पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल से ध्वनि का निकलना।
तो ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम अ बोलेंगे तो केवल अ बोलेंगे, किसी अन्य वर्ण की हम सहायता नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं आंसर डी होगा हमारा। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, ये बात यहाँ पर गलत है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि नहीं लगता है। इस कभी कभी स्वरों से भी कम समय लगता है, कभी कभी दुगना समय लगता है, कभी कभी दुगने से भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि दुगना समय ही लगेगा। समझ में आया? तो ये क्या कहलाते हैं आपके ये वाला जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ स्वर ऐसे हैं जो व्यंजनों से ज्यादा समय ले लेते हैं, है ना, तो स्वरों में भी ज्यादा समय लगता है, दुगुना समय नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत है। अच्छा, यहां से एक चीज देखिए आप, दुगुना है, दो गुना नहीं होता। अपन क्या कह देते हैं? दो गुना। तो दो गुना हिंदी में अशुद्ध है। हम क्या कह देते हैं? दो पहिया। तो दो पहिया जो हम लिखते हैं ये अशुद्ध वर्तनी है। हम यदि लिखते हैं दोपहर, तो दोपहर भी अशुद्ध वर्तनी है, दोपहर भी अशुद्ध वर्तनी है। हम यदि कहें दो पट्टा, तो दो पट्टा भी अशुद्ध है। हालांकि दो पट्टा कोई नहीं बोलता, यहां पर दुपट्टा हम सही बोलते हैं। दुपट्टा, दुपट्टों का समूह होता है, एक ही कपड़ा, लेकिन एक यहां से इधर चला जाता है, एक यहां से इधर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दुपट्टा। दो पट्टों का समाहार। कौन सा समूह? जो है द्विगु समास का उदाहरण भी है। इसी तरह से शब्द होता है शुद्ध वर्तनी है दोपहर। शुद्ध वर्तनी क्या है भाई साहब? दोपहर। सब जगह दोपहर ही मिलेगा, लेकिन शुद्ध वर्तनी दोपहर होती है। दो पहिया वाहन चालक नहीं होता है, दुपहिया वाहन चालक होता है। दुपहिया होता है, और इसी तरह दुगुना होता है, दो गुना नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों को भी बुलाएंगे और शेयर करेंगे। यदि किसी स्टडी ग्रुप में ऐड हैं आप लोग तो एक बार लिंक को वहां फॉरवर्ड कर दीजिए फटाफट से। जितने विद्वान विदुषी हैं, मेरे शिक्षक, मेरी शिक्षिकाएं, मेरे लाल, मेरी लालियां, मेरे गोरे एवं मेरी गोरियां, सेशन को जरूर लाइक करना है, वरना जो लाइक नहीं करे फिर वो काला और कालियां हो जाएंगे। ठीक है। चीड़ी मार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? चीड़ी मार। भाई चिड़ी मार का मतलब क्या होता है? चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़िया को मारने वाला। बेवकूफ को चिड़ी मार कहते हैं क्या? नहीं। चिड़ियों को पालने वाला नहीं, चिड़ियों को मारने वाला। और जैसे ही चिड़ियों को मारने वाला हो गया तो ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें को का लोप हो रहा है। कर्ता ने कर्म को, कर्म का को का लोप होना मतलब कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। इन सब में कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। मतदाता, मत को देने वाला। मतदाता, मत को देने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ। क्लियर है? तो इन सब में कौन सा समास होता है भाई साहब? कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष समास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की क्या कहा है? रस को काव्य की शरीर कहा है क्या, या काव्य का भेद कहा है, या फिर आत्मा कहा है, या भाषा कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की क्या कहा गया है? बोलो, आत्मा कहा गया है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ वही विद्वान हैं जिन्होंने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है, और ये अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ में लिखा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? मेरे विद्वान, मेरी विदुषी, मेरे शिक्षक, मेरी शिक्षिकाएं ध्यान देंगे कि भारत की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात हो रहा है। यदि यहां लिखित शब्द का प्रयोग ना हो, यदि यहां लिखित शब्द का प्रयोग ना हो तो हमारा आंसर होता ध्वनि। यहां पर यदि लिखित शब्द का प्रयोग नहीं होता तो हमारा आंसर होता ध्वनि। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर हम क्या लगाते? ध्वनि लगाते। चूंकि वहां पर लिखित ध्वनि की बात हो गई है तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई रहेगी वो रहेगी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या रहेगी? वर्ण रहेगी। और यहीं पर लिख दे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी
भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई, सार्थक, सार्थक मतलब जो एक अर्थ दे, सार्थक लिखित इकाई की यदि बात हो जाए, सार्थक लिखित इकाई की यदि बात हो जाए तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा शब्द, फिर हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब शब्द हो जाएगा। और शब्दों का यदि वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वही शब्द पद कहलाता है। यदि कोई शब्द है जैसे कमल है, तो अब कमल क्या है हमारे पास, एक शब्द है। कमल क्या है, एक शब्द है। यदि मैंने लिखा है तो है क्या है, एक शब्द है। मैंने लिखा कि जाता, तो जाता भी क्या है, एक शब्द है। लेकिन जब यदि ये शब्द वाक्य के बंधन में बांध दिए जाएं कि भाई कमल कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, जाता आएगा, है ना, और है, इनको एक हमने वाक्य के बंधन में बांध दिया है, तो अब कमल क्या है भाई साहब, पद है। जाता क्या है, एक पद है, और हे भी क्या है, एक पद है। ठीक है, तो ध्वनि है, ध्वनि से वर्ण बना, वर्णों के व्यवस्थित समूह से शब्द बना। शब्दों को यदि वाक्य के बंधन में बांध दिया जाए तो वही शब्द पद कहलाता है, और पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। फिर पदों से ही किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, वाक्य का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। भैया 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। में अलंकार बताना है। कवि भूषण की पंक्ति है, कवि भूषण की पंक्ति है। कवि भूषण रीतिकालीन कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं और रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। शिवाजी महाराज तथा छत्रसाल बुंदेला के दरबारी कवि माने जाते हैं। कई राजाओं के दरबार में रहे, लेकिन शिवाजी महाराज और छत्रसाल के विशेष रूप से माने जाते हैं। और इन्होंने शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा जैसी महान रचनाएं की है। इन शिवाजी महाराज और छत्रसाल की प्रशस्ति में लिखी गई रचना है। इसी में ये बताते हैं कि शिवाजी महाराज के डर के मारे जो मुगलों की रानियां हैं, जो घर में 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर का मतलब है 3 टाइम्स, जो घर में 3 टाइम खाना खाती थी, आज वो जंगलों में 3 बेर के फल खाकर गुजारा कर रही है। 3 बेर के फल खाकर क्या कर रही है, गुजारा कर रही है। तो 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। एक शब्द एक से अधिक बार है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो भैया कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द एक से अधिक बार हो और दोनों के अलग अलग अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे हमने लिखा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये सजना मतलब मुझे तैयार होना है, और ये सजना यानी सजना के लिए, यानी पति, प्रेमी, बॉयफ्रेंड, एक्स, कुछ भी हो सकता है ना। तो उनके लिए मुझे क्या होना है, तैयार होना है। तो ये क्या हो जाएगा, सजना है मुझे सजना के लिए, यमक अलंकार। इसी तरह से हमने बोला कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा मतलब एक घटा क्या हो जाएगा बच्चों, बादल, और एक घटा का मतलब क्या होता है, कम होना। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, बोलो, यमक अलंकार हो जाएगा। हमने कहा कि सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, सारंग झीनी जानी के, मारी सारंग चोट। इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। मैंने बोला कि हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गया हरि के पास, हरि देखा हरि में गया, हरि रह गयो उदास। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। मैंने बोला कि हमारे हाथ की पहुंची तुम्हारे हाथ में पहुंची, अगर वो पहुंची हो तो लिख भेजो कि पहुंची। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ न बिकानी थी। कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई साहब, यमक अलंकार हो जाएगा। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई साहब, यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तोपे वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। कौन सा अलंकार हो जाएगा, बोलो, यमक अलंकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपका। तो ये सारे ही आपके यमक अलंकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। सूर सूर तुलसी ससी, उड़गैन कैसे उदास, आपके कवि खद्योतसम, जहां तहां करत प्रकाश। तो यहां पर भी एक सूर का मतलब सूरदास है, एक सूर का मतलब सूर्य है। तो सूरदास सूर्य के समान है, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, बोलो, यमक अलंकार हो जाएगा।
कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। कबीरा सोई पीर है जो जन जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ये सब यमक अलंकार के उदाहरण है भाई साहब। सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबको बुला लाइए कि यहाँ पे यमक अलंकार चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाषा प्रयोग के पर्याप्त अवसर मिलने का अर्थ है, भाषा प्रयोग के पर्याप्त अवसर मिलने का अर्थ है कि पाठ की व्याख्या करके समझाने के पर्याप्त अवसर, पर्याप्त गृह कार्य देने के अवसर, परीक्षाओं की अधिकता, बच्चों के अपने विचारों को मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के अवसर। तो भाषा प्रयोग के पर्याप्त अवसर कहाँ मिलेंगे आपको? बताइए जल्दी से। भाषा प्रयोग के पर्याप्त अवसर आपको कहाँ मिलेंगे? भाषा प्रयोग के पर्याप्त अवसर आपको कहाँ मिलेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। पाठ की व्याख्या करके समझाने के पर्याप्त अवसर से, पर्याप्त गृह कार्य देने के अवसर, परीक्षाओं की अधिकता, या बच्चों को अपने विचारों को मौखिक रूप से बताने में कहाँ मिलेंगे पर्याप्त अवसर? क्या आंसर देंगे? शाबाश, काफी बच्चों का आंसर सही है। पाठ की व्याख्या करके समझाने के पर्याप्त अवसर से, पर्याप्त गृह कार्य देने के, परीक्षाओं की, बच्चों को अपने विचारों को मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त। जब भी भाषा सीखने की बात आए, बच्चों को आप मौका दो, बच्चा ऑटोमेटिकली भाषा सीखेगा। ऐसा एक ऑप्शन आपको बना लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? भाई कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है? कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है? तो बात कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब भी क्षत्र, ज्ञ, स्र, षटकोण और विद्यालय वाले ध ऐसे शब्द यदि किसी में भी आते हैं, चाहे आधे हो या पूरे हो, ये 100% तत्सम की पहचान कराते हैं। यदि किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में इनमें से कोई आधा आया हो, पूरा आया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संस्कृत का ही शब्द होता है। वो किस भाषा का शब्द होता है? संस्कृत का ही होता है। अब यदि हम पत्थर की बात करें तो भाई इसका तत्सम तो प्रस्तर हुआ करता था ना। इसका तत्सम तो क्या हुआ करता था? प्रस्तर। पत्थर किससे बना है भाई साहब? प्रस्तर से बना है। और पृष्ठ, पृष्ठ का तद्भव क्या बनेगा? पीठ। पृष्ठ का तद्भव क्या बनेगा? पीठ बनेगा। भगत किससे बना है? भक्त से। भगत किससे बना है? भक्त से। क का ग बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा पंक्ति, तो हम लोग क्या कहने लग गए गांव में? पंगत कहने लग गए। मतलब क का क्या बन गया? ग बन गया। इसी तरह से एक शब्द होता था कंकण, तो हमारे दादा दादी क्या कहने लग गए? इस क का ग बना के ऐसा कहते हैं कि कंगन। तो कंकण से क्या बना? कंगन। वैसे ही भक्त से क्या बनेगा? भगत। और ये होता है भीत, ये होता था भित्ति चित्र। भित्ति चित्र बोलते थे ना जैसे भित्ति, तो भित्ति से बना है भीत। तो ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम और ये तद्भव। लेकिन यहां पर तत्सम पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होता है। अगला प्रश्न है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर है। यह कथन कुछ कहा नहीं जा सकता, भाषा की प्रकृति को लेकर संकुचित है, न्याय संगत है, या सर्वथा उचित है, या सर्वथा उचित है। क्या आंसर देंगे हम? भाषा केवल संप्रेषण माध्य है, तो क्या आंसर इसका आएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर है। हाँ, पुस्तक शब्द तत्सम है ना, उसका तद्भव क्या बना? पोथी। पुस्तक शब्द बिल्कुल तत्सम है। पुस्तक शब्द कैसा है? तत्सम। और इसका तद्भव क्या बनता है? पोथी बनता है। पुस्तक से ही पोथी बना है। किताब तो वैसे भी अरबी भाषा का शब्द है ना? किताब तो वैसे भी अरबी भाषा का शब्द है। हम नहीं बोलते हैं कि ये उम्र भी मुश्किल में है, ये उम्र भी मुश्किल में है, ये उम्र भी मुश्किल में है, और ख्याल भी शराबी हैं, ये उम्र भी मुश्किल में है और ख्याल भी शराबी हैं, कुर्सी की कब्र है, कुर्सी की कब्र है और अक्ल किताबी है, कुर्सी की कब्र है और अक्ल किताबी है। तो भाई साहब ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ना, ये सब अरबी के हैं। ये उम्र भी मुश्किल में है और ख्याल भी शराबी हैं, कुर्सी की कब्र है और अक्ल किताबी है। पहले उम्र था ही नहीं, पहले तो आयु होती थी, अवस्था होती थी। पहले कोई मुश्किल में नहीं था, दुविधा और संकट में होता था। ख्याल किसी को किसी का आता ही नहीं था। पहले कहते थे कभी विचारों में आओ, स्मृतियों में आओ, अब हम कहते हैं ख्यालों में आओ, ख्वाबों में आओ। शराब पहले थी ही नहीं, दारू देसज है, मदिरा पहले चला करता था, वाइन अंग्रेजी का है। और शराब कहाँ से आया? अरबी से। कुर्सी कहाँ से आया? अरबी से। कब्र कहाँ से आया? अरबी से। अक्ल पहले था ही नहीं, मति या बुद्धि हुआ करता था। और किताब शब्द भी कहाँ से आया है? अरबी भाषा से आया है। किताब शब्द भी कहाँ से आया है? बोलो, अरबी भाषा से आया है। क्लियर है इतना? जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ,
वर्मा जी, रसमलाई महंगा पड़ेगा, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, ठीक है, कम खर्चे में अपना काम निकाल लो, ज्यादा खर्चा करवाने की कोशिश मत करो। भाषा की प्रकृति को लेकर संकुचित है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर है। यह कथन भाषा की प्रकृति को लेकर संकुचित है, न्याय संगत है या सर्वथा उचित है? तो भाषा भाई प्रकृति को लेकर संकुचित है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। इसमें बहुत विरोधाभास स्थिति है, ये प्रश्न मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका क्या आंसर होगा? बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, ये छत है, ये छत है, और यहां से बिल्ली कूदी, यहां से बिल्ली जो है कूदी, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो बिल्ली, ये छत है, ये छत है, और बिल्ली तो नीचे आ गई ना। बिल्ली छत को लेकर थोड़ी कूदी है ना, तो ये छत से क्या हो गई? अलग हो गई है, और जब अलग होने वाला से होता है तो वो अपादान कारक होता है। अलग होने वाला से यदि है तो वो अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? भाई जो भाषा का विकास होता है उसका दूसरा चरण कौन सा होता है? तो हम सबको पता है कि भाषा का जो चरण है वो है सुबोपाली। भाषा का जो चरण है वो कौन सा है? सुबोपाली। भाषा का जो चरण है वो कौन सा है? सुबोपाली। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई साहब? सुनना। बो से क्या हो जाएगा? बोलना, ठीक है। फिर प से क्या हो जाएगा? पढ़ना, और फिर बच्चा लिखना सीखेगा, फिर बच्चा लिखना सीखेगा। तो अपन क्या याद कर लेंगे? सुबोपाली। अपन क्या याद कर लेंगे? बोलो, सुबोपाली। क्या याद करेंगे अपन? सुबोपाली। जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि अभी आपने सेशन को लाइक नहीं किया है। आपकी संख्या मुझे जो दिखाई दे रही है वो 1100 प्लस दिखाई दे रही है, लेकिन लाइक की संख्या 700 भी नहीं दिख रही है। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोई स्टडी ग्रुप हो वहां पर डाल दीजिए। आप चाहते हैं कि निरंतर ये सर हमें पढ़ाते रहे, ये सर रोज 1 घंटे हमारे साथ आए और इस तरह का व्याख्यान हम सर से लें, घर बैठे हम पढ़ाई करें। सर अपने आप आते हैं, डेली आते हैं, कोई गैप नहीं होता है। तो फिर आपको भी सेशन को लाइक करना बनता है, और मुझे थोड़ा सा, भाई आपको केवल लाइक करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, और आपकी हार्दिक इच्छा हो तो कोई स्टडी ग्रुप हो वहां पर शेयर कर दो, ताकि थोड़े व्यू अच्छे हो जाएंगे, तो मेरा फायदा हो जाएगा, तो मैं सेशन को और अच्छे से बनाऊंगा और ज्यादा समय लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो सुबोपाली, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बोलना होगा, और इस तरह का आंसर हो जाएगा ए। भाषा विकास का जो दूसरा चरण होता है वो ए आंसर हो जाएगा, बोलना हमारा आंसर होगा, बोलना हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध, ठीक है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, या ये गुणवाचक विशेषण है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो भाई साहब, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद रहेगा? तो देखो, दूध की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, तो संख्यावाचक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूध को हम गिनते नहीं है, दूध का हम क्या करते हैं? मापतोल करते हैं। तो ना गुणवाचक है ना सार्वनामिक है, सीधी सी बात है, परिमाणवाचक है, और उन्होंने दे ही रखा है कि थोड़ा सा दूध, फिक्स नहीं है कि कितना दूध। तो थोड़ा सा दूध एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। विशेषण की संख्या कितनी होती है? 4। यदि हम यहाँ निश्चित और अनिश्चित को हटा दें तो यहाँ 4 प्रकार के विशेषण दिए गए हैं, यही 4 हमारे भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो यहाँ चारों विशेषण के नाम भी मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? इस शब्द में यदि संधि पूछे तो ध्यान रखना, इस शब्द में संधि होती है युधि धन स्थिर। क्या होती है? युधि धन स्थिर। तो युधि धन स्थिर क्या बन जाता है? युधिष्ठिर। व्यंजन संधि का उदाहरण है। जो युद्ध में स्थिर है वही युधिष्ठिर है ना। जो युद्ध में स्थिर है यही वही जो है युधिष्ठिर है। जो यश को प्राप्त करता है वो यशस्वी कहलाता है। जो यश को प्राप्त कर चुका है उसे हम क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। सत्य बोलने वाला सत्याग्रही हो जाता है। अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? भग्नाश होना, अच्छा और बुरा एक करना, काम बिगाड़ना,
अच्छी चीज को बुरा कहना, गुड़ गोबर करना। भाई साहब जो गुड़ गोबर करना है उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा काम चल रहा था लेकिन उसमें क्या आ गया है? बिगाड़ आ गया है। उसमें क्या आ गया है? बिगाड़ आ गया है। तो गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ना होता है। गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ना होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 के लिए 499 का हमारा बैच है जिसका अभी आप लाभ ले सकते हैं। स्पेशल ऑफर है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ध्यान दीजिए। नया ऑफलाइन बैच यदि आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो 8 से 2 बजे तक का समय है, प्रवेश आरंभ है। सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं? सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं? क्या आंसर आएगा भाई साहब? सीमित अभ्यास में, एक सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को कहते हैं कार्याविधिक ज्ञान, भाषा प्रकार, घोषणात्मक ज्ञान या शिक्षण का व्याकरण। तो इसे कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। इसे कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। क्या कहते हैं भाई साहब? इसे घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न विकल्पों में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? अब यहां पर बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, यहां पर बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं कि जो तिरंगा शब्द होता है, जो तिरंगा शब्द होता है 3 रंगों को स्पेशल दर्शाता है। तो तिरंगा में बहुव्रीहि समास होता है, यही है। तिरंगा में कौन सा समास लगाना है आपको? बहुव्रीहि समास लगाना है। लेकिन पेपर वाले का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं। तिरंगा में बहुव्रीहि समास ही आपको आंसर देना है। चूंकि इस प्रश्न में प्रक्रिया ऐसी बनी है कि अब आप यहां पर तिरंगा को समास में रखना पड़ जाएगा प्रश्न की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। यदि यहीं पर कोई ऐसा शब्द हो, जैसे हम यहां पर क्या कर लें, हम यहां पर ऐसा कर ले नवरात्र, बी ऑप्शन पे हम क्या कर रहे हैं? नवरात्र कर लें। तो जब हम नवरात्र कर लेंगे तो तिरंगा में द्विगु समास नहीं माना जाएगा। और अभी देखो तिरंगा में द्विगु समास है क्योंकि पंचामृत 5 अमृतों का समूह होता है। पंचामृत 5 अमृतों का समूह होता है। इन 5 अमृतों में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आते हैं। जैसे पंचतत्व होते हैं, है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना, पंच रहित यह अधम शरीरा। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो ये पंच, आग पानी हवा, आग पानी हवा, धरती आकाश से मिलकर हमारा शरीर बनता है, उसे पंचतत्व कहते हैं, पंचामृत होता है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो इसमें भी द्विगु समास हो गया। तिरंगा में भी 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास हो गया। नर रत्न, तो ये क्या हो जाएगा? नर रूपी रत्न, नर रूपी रत्न। और जो बी वाला है इसमें जो समास हो जाएगा ये कर्मधारयी समास हो जाएगा। तो आप प्रश्न की प्रक्रिया को समझिए भाई साहब। मैं खुद ही कह रहा हूं कि तिरंगा में बहुब्रीहि समास ही लगाना है आपको, लेकिन प्रश्न की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी होगा। सामने वाला यहां पर नर रत्न यानी नर रूपी रत्न, और नर रूपी रत्न में जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होता है वो कर्मधारयी समास होता है। कौन सा आंसर होता है बोलो? कर्मधारयी समास होता है। क्लियर है इतना? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो ये भूत के बारे में बात हो रही है। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक होता है बच्चे सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब है कि जो सिंपल भूत है। दूसरा होता है विद्वानों विदुषियों आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है जो अभी अभी भूत बना है। देखो 2 तरह के शब्द होते हैं। एक होता है विद्वानों विदुषियों जिसका नाम है आसन। जैसे पहले कहते थे कि आसन ग्रहण करो पार्थ, आसन लीजिए। तो आसन शब्द का मतलब होता है बिछोना। आसन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है बिछोना। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है? आसन्न। और आसन्न का मतलब होता है समीप। आसन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? समीप। तो आसन्न भूत यानी जो समीप में भूत बना है, जो अभी अभी भूत बना है, वो आसन्न भूत कहलाता है। पूर्ण भूत यानी जो पहले से ही भूत है, जो बहुत पहले से ही पुराना भूत है। अपूर्ण भूत चौथा कौन सा होता है बोलो? अपूर्ण भूत होता है, यानी जिसकी भूत बढ़ने की ट्रेनिंग चल रही है, अभी वो भूत बना पूरी तरह से बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना। जो रहा था, रही थी, रहा थे वाले सेंटेंस अपूर्ण भूत में आते हैं। इसी तरह से संदिग्ध भूत यानी जिसके भूत होने में हमें डाउट है कि ये भूत है भी या नहीं है। और छठा होता है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत छठा कौन सा होता है बच्चों? हेतु हेतु मदभूत। तो यहां
यहाँ इस 6 में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने खाम आम खा लिया है, तो मैंने अभी क्या कहा था कि जो अभी अभी भूत बना है, अभी जस्ट मैंने आम खा लिया है, तो ये दर्शा रहा है कि आज की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित थी, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा है वो, अभी अभी उसने आम खाया है, तो मैंने आम खा लिया है, ये आसन्न भूत है। मैंने आम खाया था, ये पूर्ण भूत हो जाएगा। यदि तुम लाते तो मैं आम खाता, हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। मैं आम खा रहा था, अपूर्ण भूत हो जाएगा। इनमें अंतर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। बेटा पूर्ण भूत तो वो होता है जिसमें था थी थे जुड़ जाता है मुकेश, है ना, जो बहुत पुराना भूत है ना, जो जैसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो थे इसमें आएगा। वे राजबाड़ा गए थे, तो ये पूर्ण भूत है। और वे राजबाड़ा गए हैं, ये आसन्न भूत है। और वे राजबाड़ा गए, बस केवल गए पर सेंटेंस खत्म है, तो वो सामान्य भूत है। जैसे मोहन आया, तो मोहन कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ना है न था कुछ नहीं है, तो भी वो सामान्य भूत है, क्योंकि मोहन आया, मोहन कैम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। समझ में आया? तो मोहन आया ये सामान्य भूत हो गया। आप ऐसे समझो जैसे मोहन आया तो आ ई ए पर सेंटेंस खत्म हुआ, सामान्य भूत। अब यदि हमने कह दिया कि मोहन आया है, मोहन आया है, तो ये आसन्न भूत। और यदि मैं लिख दूं कि मोहन आया था, मोहन आया था, तब पूर्ण भूत होगा। और मोहन आ रहा था, अपूर्ण भूत। मोहन आता होगा, संदिग्ध भूत। मोहन आया होगा, संदिग्ध भूत। और रमेश आता तो मोहन भी आता, हेतु हेतु मद्भूत। ऐसा अंतर होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को परामर्श देने से पहले किस बात की जानकारी होनी आवश्यक है? बताओ भैया, शिक्षक को परामर्श देने से पहले किस बात की जानकारी होना आवश्यक है? संज्ञान से संबंधित समस्या की, व्यवहार की, अनुभूतियां की, या उपरोक्त सभी की? शिक्षक कब परामर्श दे सकता है? तो शिक्षक कब परामर्श दे सकता है? तो एक होता है विमर्श। मर्श का मतलब होता है डिस्कस करना, तो फिर इसमें विमर्श बना, फिर इसी में मर्श में अपन क्या लगा दे, परा, तो परामर्श होता है। विमर्श का मतलब होता है कि मैं कुछ बात बोलूंगा तो आप भी कुछ बात बोलेंगे, मतलब अपन आपस में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ बोलूंगा, आप भी उसमें बोलेंगे हाँ ऐसा कर लेते, मतलब अपन बातचीत कर रहे हैं, तो वो विमर्श है। परामर्श मतलब सिर्फ मैं बोलूंगा, आप केवल सुनेंगे। जैसे डॉक्टर से हम परामर्श लेते हैं, विमर्श नहीं करते। डॉक्टर से हम विचार विमर्श नहीं करते, डॉक्टर से हम क्या लेते हैं, परामर्श। वो कहता है ऐसा ऐसा सुबह लेना है तो सुबह ही लेना है, उसने कहा दूध से लेना है तो दूध से ही लेना है, उसने कहा पानी से तो भैया पानी से ही लेना है। समझ में आया? मतलब हम उससे परामर्श करेंगे, सामने वाला बोलेगा। तो ये परामर्श और विमर्श में अंतर होता है। संज्ञान से संबंधित समस्या की टीचर को जानकारी होनी चाहिए, व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए, अनुभूतियों की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात एक शिक्षक को सारी जानकारी होनी चाहिए। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है डी। देखो जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं अभी उतने लाइक नहीं दिख रहे हैं। आपकी संख्या 1150 प्लस हो चुकी है, लेकिन लाइक की संख्या 1000 भी नहीं है। मैं चाहता हूं अगले प्रश्न पर 1000 लाइक हो जाए। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर 1000 प्लस लाइक कर देंगे मेरे विद्वान विदुषी। किसी स्टडी ग्रुप में है तो वहां एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दें। यदि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि अब हमें सही जगह मिल गई है, यहां से हम वर्ग 3 के इस एग्जाम का ऐसा निकालेंगे निचोड़ कि इस बार इस पेपर को देंगे फोड़, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करना है और स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डालना है। यहां पर हम देखते हैं कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। तो भाई छंदबद्ध कोई पंक्ति है तो उसमें जो स्वर व्यंजन की समानता है उसे क्या कहते हैं? क्या चरण कहते हैं? नहीं। चरण या पाद, चरण या पाद की यदि हम बात करें तो चरण तो किसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। इस तरह से मैंने लिखा। तो बेटा ये क्या कहलाता है? ये चरण कहलाता है। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण हमारा हो जाएगा, और ये क्या कहलाता है? ये चौथा चरण। इसे कहते हैं चरण, इसे कहते हैं चरण। हमने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो ये हमारे क्या हो गए? 4 चरण हो गए। यहाँ पहला चरण, यहाँ दूसरा, तीसरा, है ना। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो ये हमारे चरण हो गए। आवत ही हर्षे नहीं, एक चरण। नैनन नहीं स्नेह, दूसरा चरण। तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में है, तो चौथा चरण। मतलब इस तरह से हमारे क्या होते हैं भाई साहब? 4 चरण होते हैं। तो चरण हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो स्वर व्यंजन की समानता की बात कर रहा है। यति को देखते हैं। यति किसे कहते हैं?
यति कहते हैं बच्चों इसे। ये जो मैं रुक रहा था ना यहाँ पर कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पर मैंने क्या लिया, सांस। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो जहां हम श्वास लेने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं उसे यति कहते हैं। ये पूर्ण विराम मत समझना। यदि ये पूर्ण विराम है तो मुझे बताओ दो पूर्ण विराम कहाँ आते हैं, नहीं आते ना, तो इसे यति कहते हैं। ये संस्कृत का मैटर है, इन्हें आप अल्प विराम या इसे पूर्ण विराम मत समझना। ये भी यति है और ये भी यति है, यहाँ छंद में इसे यति कहा जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम तुक की बात करें तो तुक किसे कहते हैं, जैसे कोई भी दोहा हम लिखेंगे तो उसके सम चरणों की क्या मिलती है, तुक मिलती है। जैसे हमने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, लास्ट में क्या आया, सून, है ना, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसे कहते हैं यति, कि स्वर और व्यंजन की क्या होती है, समानता। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बेटा जी इसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं कोई भी दोहा आप बोलो इसमें यति मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी दोहा बोलो, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ली। ये देखो यह से यह की क्या मिल रही है, तो कोई भी बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसे कहते हैं तुक, इसे कहते हैं तुक। जैसे हमने कहा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना, और फिर अगली लाइन में भी सनम, आया समझ में। तो ये एक तुक कहलाती है ना, जिससे अपने गाने वगैरह भी बनते हैं। तो ये तुक हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी। गण की बात करें तो वैसे आपका गण आपके एग्जाम में नहीं है गण, लेकिन गणों की संख्या कितनी होती है, 8, जिसको हम यमाता राज भान सलगा से भी याद कर सकते हैं। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, ये 8 प्रकार के हमारे गण होते हैं। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। यमाता राज भान सलगा, यगण का सूत्र होता है यमाता, मगण का मातारा, तगण का ताराज, रगण का राजभा, जगण का जबान, भगण का भानस, नगण का नसल और सगण का सलगा। ये सूत्र आपके होते हैं, जिसके आधार पर इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंतिल का, मदाक्रांता, सुंदरी सवैया, शिखरणी, मालती, किरीट, मदगयंद जैसे छंदों को हम हल कर सकते हैं। ये वार्णिक छंद में काम देता है। ये कौन से छंद में काम देता है, वार्णिक छंद में। मात्रिक छंद का गणों से कोई लेना देना नहीं है। मात्रिक छंद कहने का मतलब है दोहा, सोठा, रोला, उल्लाला, बरवे, छप्पे, गीतिका, हरिगीतिका, कुंडलियां में जो है गणों का कोई योगदान नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हमें पहचानना है। यहां पर कौन सा अलंकार होता है, इस प्रश्न का आंसर देंगे। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। तो आप देख रहे हैं मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, क्योंकि धरती जो है खिला नहीं सकती। देखो अलंकार की एक ऐसी विशेषता है कि एक पंक्ति में दो दो अलंकार भी है। यदि यहां पर ऐसा होता ना कि ए सी, डी ऑप्शन पर यदि लिख दे कि ए सी दोनों, तो ए और सी यहां पर हम दोनों लगाएंगे। लेकिन यहां पर चूंकि लाल लाल शब्द की क्या हुई है, पुनरुक्ति हुई है। लाल लाल का यदि अलग अर्थ निकल जाए तो यमक अलंकार भी हो जाता, लेकिन यहां लाल लाल के दोनों के अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहे हैं। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की यदि मैं बात करूं तो यह हमारे शब्दालंकार का भेद होता है। यह कौन से अलंकार का भेद होता है, शब्दालंकार का भेद होता है। यह शब्दालंकार का भेद होता है। अनुप्रास, अनुप्रास की यदि हम बात करें तो यह अनुप्रास अलंकार भी जो है शब्दालंकार का ही भेद होता है। मानवीकरण को कई विद्वान उभयालंकार में रख लेते हैं। उत्प्रेक्षा हमारा अर्थालंकार का भेद होता है। उत्प्रेक्षा अर्थालंकार का भेद होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, मानवीकरण, विरोधाभास, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, मानवीकरण, ये सब अर्थालंकार में आते हैं। जबकि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ओके साथियों, चलिए तो हमें सिग्नल मिल चुका है कि सर आपका समय समाप्त हुआ है। तो आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो भाई साहब सेशन को लाइक करके जाइएगा। आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, सर की अच्छी मेहनत है, पुराने प्रश्न पेपर के प्रश्न और संभावित प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। अभी जो प्रश्न अपन ला रहे हैं तो कुछ पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ लाए गए प्रश्न हैं। कल क्लास के ही कमेंट में कुछ बच्चों ने बोला था कि पुराने पेपर में सर हमें अलंकार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप अलंकार
अलंकार के भी प्रश्न लेकर आना। तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको अलंकार के भी प्रश्न देखने को मिले हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, जो भी आपके सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ निंदा हो तो वो भी बताइएगा कि सर आपके अंदर ये कमी है, और कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो वो भी बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर लूं, ठीक है। लेकिन बताइएगा जरूर, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। आपको यहां पर इंफॉर्मेशन लेके जाना है। यहां ध्यान रखें 499 का हमारा बैच है, स्पेशल ऑफर चल रहा है वर्ग 3 पर। ऑफलाइन बैच चल रहा है, सुबह 8 से 2 बजे तक का आपका समय रहेगा। मैथ्स फाउंडेशन 999 का बैच है सर का। ईएसबी व्यापम फाउंडेशन बैच है हमारा 1499 का बैच है, ठीक है। गणित की नई बुक लॉन्च की गई है आप लोगों के लिए, तो 190 रुपए इसका चार्ज रखा गया है। व्यापम एमपीएसआई की किताबें हैं। किताबें मंगवाने के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप आपको जो है डाउनलोड करना है, और पूरे भारत में कहीं से भी आप किताबें मंगवा सकते हो। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप है, कोर्स परचेस करने के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऐप के फीचर्स हैं। मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ यहाँ टेलीग्राम पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा चैनल है, इन चैनल पर निरंतर बाकी के चैनल पर भी अलग अलग कक्षाएं होती रहती है। आपके लिए विनर संस्थान आपके साथ खड़ा है। वर्ग 3 की जो है एग्जाम आने वाली है, आपको बढ़ चढ़कर कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई साहब। यहां पर वापस 4 बजे आज फिर अपनी मुलाकात होगी। मेरे 2 लेक्चर रहते हैं रोजाना, 11 बजे भी हम यहां पर मिलते हैं इसी चैनल पर, और इसी चैनल पर 4 बजे पुनः मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो अभी यहां से जाने के बाद उस लिंक को भी लाइक शेयर करके रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। सायोनारा सायोनारा।